हाँ, तो भैया आज हमारा टॉपिक क्या है? सॉलिड स्टेट। ठीक, अब हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, देखो ये है यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड, हिंदी मीडियम वाले भी समझे, ब्रह्मांड यूनिवर्स। तो हर जगह आप देखोगे किसी के पास भी कुछ भी दो चीजें होंगी। ठीक, जैसे एनर्जी भी होना जरूरी है और वैल्यू यानी कि पैसा, मान, वो भी होना जरूरी है। ठीक, अब आप तो ये यूनिवर्स में दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मैटर, मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे? द्रव्य कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? एनर्जी, इसको कहते हैं ऊर्जा। तो पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें होती हैं, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं होती है। द्रव्य और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी। ठीक, और ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज है, जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, हम चश्मा लगाए हैं, मार्कर हाथ में पकड़े हैं, बोर्ड हमारे सामने हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप इस दुनिया में देख रहे हैं, वो सब द्रव्य हैं। क्यों द्रव्य हैं? क्योंकि दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर द्रव्य है, मैटर है, तो वो स्पेस जरूर ऑक्युपाई करेगा, स्थान जरूर घेरेगा। कोई ऐसी चीज है जो स्थान न घेरती हो? बिल्कुल, सभी चीजें स्थान घेरती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, कुछ ना कुछ उसका मान होगा, कुछ उसमें वजन हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ उसकी वैल्यू होगी, जिसमें द्रव्यमान होगा, हम कह सकते हैं मास कह सकते हैं। तो दो टर्म आपको ध्यान रखना है, एक तो स्पेस और एक मास। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दुनिया में चीज जिसमें दो चीजें हैं, स्पेस घेरे और मास हो, तो हम उसको मैटर कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज है, द्रव्य का मतलब क्या है? इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये स्पेस घेरता है, जगह, स्थान ये घेरेगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? मास होता है। मास का मतलब इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, ध्यान रखिए, द्रव्यमान मतलब समझे, द्रव्य का मान, यानी मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कुछ वैल्यू होती है। तो ये दो चीजें जिसमें होंगी वही क्या होगा? मैटर होगा। तो मैटर की डेफिनेशन आप यही लिख लेंगे। ठीक है, ये द्रव्य किससे मिलकर बनता है? या तो वो एटम से मिलकर बनेगा या मॉलिक्यूल से। तो कोई भी मैटर है कंसिस्ट बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पदार्थ, द्रव्य, परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होता। मार्कर है हमारे पास, ये मैटर है। क्यों है? क्योंकि ये जगह घेरे हुए है, ये जगह घेरे हुए और इसमें वजन भी है, वजन भी है और जगह भी घेरे, दोनों चीज हैं तो है। ठीक, एक चीज हो नहीं सकती। ठीक, तो अब मैटर भी हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। ठीक, द्रव्य भी पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। द्रव्य कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, और ये भी आप पढ़ चुके हो सॉलिड के बारे में, क्या क्या चीज जानते हैं। जैसे ये चीजें हैं, ये सॉलिड हैं, और ये बोतल वाला जो हमने पानी दिखाया था, ये पानी क्या है? लिक्विड है। ठीक, अब गैस ला के उठा के दिखाएं, सिलेंडर, उसको खोल के दिखाएं तो उससे गैस निकलेगी, है नहीं? क्यों? और फिर सही है, सिलेंडर लाए, खोलें, या ऐसे समझ लोगे? अरे गुब्बारा ले आओ, उसमें पिंच हो दो तो क्या होगा? गैस निकल गई बाहर। ठीक, तो 3 चीजें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, यहां पर भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि जो सॉलिड है, कैसे पहचान होगा कि ये सॉलिड है? ये सॉलिड क्यों नहीं है? इसके भीतर जो भरा है, कहोगे नहीं इसमें वो चीजें नहीं है जो सॉलिड में होना चाहिए। एक तो ये देखो हिल डुल रहा है। ठीक, अभी ऐसा था इस शेप में, इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, यानी जैसे चाहो वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका शेप, इसका आकार चेंज हो रहा है। ऐसे है तो सिलेंड्रिकल, ऐसे देखो आधा सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर इसी को हम कटोरे में भर देंगे तो कटोरे जैसा। ठीक, हमारे पे सोच रहे हैं इसको हम पी लेंगे तो कैसा?
तो तुम्हारे स्टमक जैसा है नहीं, तो जहां ये जाएगा वैसा ही हो जाएगा। ठीक, नाली में पहुंच गया तो नाली जैसा। लेकिन ये ठोस चीज जो है, ठोस, वो ठोस जो है वो वैसे ही रहता है। ठोस जो है ये ऐसा ही रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन भी परिवर्तित नहीं होगा, इसका भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आयतन इसका भी चेंज नहीं होगा। अब तुम भैया गए बोतल, मान लो कटोरा लेकर के, कमंडल लेकर के या लुटिया लेकर गए, दूध वाला आया कि भैया 1 लीटर दूध दे दो। अब लाए 1 लीटर दूध, तो ऐसा तो है नहीं कि गेट से अंदर आए 2 लीटर हो जाए। हाँ, आधा लीटर हो सकता है। कैसे? आधा पी लो हैं। हाँ, अब बता दो दूध वाले ने दूध कब दिया था। ठीक है, अरे करना मत ये सब। सॉलिड की क्या खासियत हो गई? दे हैव डेफिनेट शेप, इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ये हमने देख लिया। मार्कर का आकार चेंज नहीं होगा, बुक का आकार चेंज नहीं होगा। हाँ, बोतल ये जो है इसका आकार भी चेंज नहीं होगा, जैसी है ऐसी रहेगी। बस आप इसको गर्म ना करना, तो गर्म कर दो तो आकार कहाँ रहेगा इसका। ठीक, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसका आयतन भी हिंदी में लिखेंगे, इसका आयतन भी निश्चित होता है। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब क्या है? ये दबा रहे हैं, जब दबा रहे हैं तो दृढ़ता मतलब यहाँ पर ये होता है जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये है। अगर हम इनको इसको कंप्रेस करें तो ये दबे ही ना, यानी जितनी डिस्टेंस है उतनी रहे। और अगर दबाने पर मान लो कंप्रेस हो गया, जैसे पहले इतना था, ऐसे थे, और तुमने इसको दबा दिया है, दबने पे ये पास पास आ गए, जैसे और पास होगा ऐसे आ गए, तो ये दृढ़ता नहीं है। फिर इसमें दृढ़ता नहीं रही, क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई, कम हो गई, तो हम कहेंगे ये दृढ़ नहीं है, ये रिजिड नहीं है। लेकिन सॉलिड की पहचान है रिजिड होगा जरूर। तो दे हैव रिजिडिटी, यानी ये इनमें दृढ़ता पाई जाती है। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके जो ये हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। भैया मार्कर ऐसा है कि अभी ये ऐसा है, अब हम रख के चले जाएंगे, सुबह आएंगे तो कोई अजीब तरीके का तो मिलेगा नहीं, ऐसा ही मिलेगा, जैसा है वैसे ही तो मिलेगा। तो इसमें क्या चीज है? इसका मतलब कि सॉलिड की जो आकार है वो बदलता नहीं है। और दूसरी बात, इनके पार्टिकल्स हटते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर हम सिलेंडर रख दें, और या समझ लो गाड़ी है, गाड़ी के पहिए में हवा भरी होती है, हल्का सा पंचर हो तो क्या होगा? धीरे 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 हवा निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी हवा बाहर निकल जाएगी, तब आपको पता चलेगा ये तो पंचर है। हमारे साथ यही हुआ उस दिन, गाड़ी चलाते रहे, खड़ी करते रहे, उसके एक दिन देखा हवा गायब, हमने फिर डरा ली, फिर चल गई 4-5 दिन, फिर हवा गायब, हमने कहा लगा पंचर हो तो फिर घुरवाना पड़ा। तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं, वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इधर उधर जगह मिली और भाग गए। ठीक, तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स का हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। भाई जो है ये मार्कर है, मार्कर बना है मिलके, तो ये किससे मिलके बना है? हो सकता है इसमें एटम्स हो सकता है इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकता है इसमें आयंस हो। ठीक, क्यों कहा हमने? जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होता है? Na+Cl-। अगर तुम कॉपर की प्लेट लेके आते हो तो पूरी कॉपर की प्लेट में सारे पार्टिकल कॉपर के ही होंगे, ये भी Cu, ये भी Cu, ये सब किसके होंगे? Cu के होंगे, इसमें कोई दूसरा नहीं होगा। अब जैसे पानी है, इस पानी की बात करें तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। क्यों कहेंगे मॉलिक्यूल? क्योंकि पानी का जो पानी जो होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलता है तो H2O बनाता है। ये एटम्स हो गए, ये परमाणु हुए, ये भी परमाणु है। ठीक है, ये भी परमाणु है, एटम्स है, और ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर के बनते हैं। अगर एक अकेला H घूम रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि मॉलिक्यूल घूम रहा है, आप कहोगे ये परमाणु घूम रहा है। और कहीं पर ऐसे घूम रहा है H2 तो कहोगे मॉलिक्यूल घूम रहा है, अणु घूम रहा है, इसे परमाणु नहीं कहोगे। ठीक, ऐसे ही कहीं पे अगर ऑक्सीजन है, O है, तो कहोगे परमाणु है, एटम है। लेकिन अगर कहीं O2 है तो कहोगे ये मॉलिक्यूल है, अणु है। तो अणु जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा परमाणु से मिलकर के बनता है।
ठीक, तो ये बात रही अणु और परमाणु की। तो अब इसमें जो है पानी की बात करें तो जितने भी ये पानी में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी, उनका फार्मूला क्या है, तो कहोगे उनका फार्मूला क्या है, H2O है, ये फार्मूला है H2O। तो जितने भी पानी के कण हैं वो सब किसके होंगे, H2O के, H2O के, H2O के, यानी ये अणु, सभी अणु का फार्मूला यही होगा अगर इसमें पानी पानी है और कुछ नहीं है। तो इसके अणु फिक्स पोजीशन पे नहीं है, लेकिन मार्कर के जो है वो फिक्स पोजीशन पे हैं। ऐसे नमक लेके आए तो नमक के फिक्स पोजीशन पे होते हैं, नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक, आयनिक होता है। तो वही चीज लिखिए, देयर कांस्टेंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल और आयंस है फिक्स पोजीशन, लेकिन अपनी जगह पे हल्के हल्के से, बहुत तेजी से नहीं कि तुम्हें पता चला, तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी, इतने धीरे धीरे ऑसिलेशन होता है क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। ठीक, हाँ, अब एक बात ऐसा है, क्यों अपनी ही जगह पे रहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत बंधे रहते हैं, यानी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब जब आकर्षण बल अधिक होगा, मान लो भाई सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होगी, भाई बहन में, या भाई भाई में, बहन बहन में। ठीक, अब कोई कजिन वाला भाई है तो थोड़ा कम होगी, अब कोई ममेरे के, फुफेरे के, चाचा का, मम्मा का लड़का है तो उससे तो बहुत ही कम होगी, और जो नहीं होगा तो उससे तो एक इंसानियत के नाते होगी, बाकी और कुछ मतलब नहीं। ठीक, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाता है। ठीक, यही वजह है कि सबसे कम एनर्जी सॉलिड की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी लिक्विड की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी गैस की होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। तो इतना ये जो है आपका हो गया। अब देखो, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स ठोस के पार्टिकल बहुत करीब करीब थे, जब करीब करीब होते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। भाई हमने आपको एग्जाम्पल एक बताया, जैसे मान लो कोई ठोस चीज है, तुम कान पे लगाओ, अगर ठोस चीज कान पे लगाएंगे तो जो कान में आवाज जा रही थी वो भी बंद। ठीक, और आप खाली चीज लगा तो साउंड बड़ा हुआ लगेगा आपको, और आवाज सनसनाहट की होती है। क्यों होती है वो आवाज, आप सोचते हो कि ये जो बाहर से हवा टकरा रही है वही हमको सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं है। जो अंदर के पार्टिकल हैं वो उसकी दीवार से टकराते हैं, बार बार टकराते हैं। ठीक है, बार बार टकराते हैं, उसकी वजह से जो है आवाज प्रोड्यूस होती है, आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, वही आपको सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से कंपन कर, बहुत तेजी से गति करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब जैसे ये हैं तो इसके पार्टिकल इतनी आसान गति नहीं कर रहे, जब आप हिला डुला रहे हो तभी गति कर रहे हैं, और अगर इसको तेजी से हिलाएं तो इसका साउंड भी सुना जा सकता है। तो ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल अगर टकराएंगे तो सुनाई देगा। तो ये तो खैर ऐसे रुक जाते हैं अपनी जगह पे, लेकिन तब भी देखो हिलते उलते रहते हैं, कभी कभी हिला देते, लेकिन ऐसे सॉलिड के हिलेंगे नहीं हिलेंगे। ठीक, तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स रहते हैं। और एक चीज हम बता दें आपको कि क्या है, एक फार्मूला होता है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, U = F × R, यानी फोर्स को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, फोर्स को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एनर्जी निकल आएगी। हमने ये कह चुके हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पास में होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल उससे दूर होते हैं थोड़ा, और गैस के पार्टिकल तो बहुत ही दूर होते हैं। तो भैया यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनके पास एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इनके पास डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो इनकी एनर्जी इनसे थोड़ा ज्यादा होगी, और इनकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी। ठीक, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी, अपनी स्थिर ऊर्जा कम करने के लिए, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, किसमें स्थिर ऊर्जा सबसे कम होगी, तो आप कहोगे ठोस में कम होगी, सॉलिड में कम होगी। तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट है, ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी मैटर, किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ की पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा सबसे
कम होती है। ठीक, तो सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। अब देखो, सुनो पहले, Na जैसे आप बात कर रहे हो जालक क्या होता है, उससे पहले ये आप एक डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जो डार्क पोर्शन दिखाया गया है, यही पोर्शन बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मिलाकर के ये पोर्शन बनाया गया है। तो जो ये पॉइंट्स हैं, यही मतलब समझिए, डायग्राम देख लीजिए, ये जो डार्क है, ये डार्क पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं जो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं। ठीक, अब इसकी यही डेफिनेशन, यानी ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। एक फ्रेम जो दिखाया गया है वो क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। NaCl की बात करें तो NaCl का अगर स्ट्रक्चर देखें, उस NaCl को अगर हम स्ट्रक्चर उसका देखेंगे तो कैसा होगा, तो उसमें ये होता है, NaCl में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये क्यूब जैसा। पहली बात तो क्यूब जैसा होगा, ठीक, ये इस तरीके का। ठीक है, अब क्यूब जैसा ही क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन के जो क्लोरीन आयन है वो यहाँ रखे होते हैं। अब कोई चीज हवा मान लो हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ऐसे समझिए, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, इस तरीके से। ठीक, ऐसे हवाई में हो मान लो, ठीक, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, तो ये कैसा बनाएगा, ये कैसा बना देगा, स्क्वायर शेप में बना देगा, बना दे, नहीं बना देगा। इमेजिन करिए, हवा में समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा ऐसे यहाँ रख दो और यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ चार उसी के सामने रखते हैं, मतलब इस तरीके से दो, चार इधर है और चार इधर इसके सामने रखते हैं और इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन गया। तो ये जो हुआ एक लैटिस बन गया। अब इसी में, इसी लैटिस में एटम्स रहते हैं, जैसे एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल फिट रहते हैं। तो जिस फ्रेम में ये एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स फिट रहते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, लैटिस। ठीक है, उसी को लैटिस कहते हैं। तो इसको बनाओ या इसको तोड़े तो जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही क्या हो जाता है, क्या चीज, लैटिस एनर्जी। अब जैसे तुम क्लोरीन लेकर आए हो, यहाँ क्लोरीन रख दिया, यहाँ क्लोरीन आयन रख दिया, सब रख दिया, सोडियम आयन बीच में रख दिया, और सोडियम यहाँ सोडियम आयन होते हैं, वो सब रख दिए, तो ये बन गया NaCl का क्रिस्टल। तो NaCl क्रिस्टल बनाने में आप जब लाओ, एनर्जी आपको या तो खर्च करने पड़ेगी या आपको मिलेगी, वही क्या हो जाती है, लैटिस एनर्जी होती है। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हो कि अब यहाँ क्या है, Na लेके आए, हमने ये नहीं कहा Na प्लस लेके आए, आप Na लेकर के आए, और Na वो भी हो, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा था, आइसोलेटेड गैसियस कांस्टेंट, मतलब अवयवी जो विलगित है, अवयवी होना, अवयव जो है वो कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए। विलगित का मतलब आइसोलेटेड, इसका मतलब अलग हो, अकेला हो, किसी के साथ में ना हो। ठीक, तो एक आप जैसे मान लो हाइड्रोजन पकड़ के ला रहे हैं कहीं से, हाइड्रोजन मतलब अकेला हाइड्रोजन एटम ले आ रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग लेकर के आए, एक ऑक्सीजन लेकर के आए, अब सब कैसे हैं, गैसीय स्टेट में है। ठीक, जैसे मान लो हम यहाँ से हाइड्रोजन लिया, दो हाइड्रोजन लिया ऐसे, और एक ऑक्सीजन लेके आए और इनको मिलाया तो क्या बन गया, H2O बन के तैयार हो गया। तो H2O बन के तैयार हो गया। मान लो ये आइस में हम कन्वर्ट करें, ठीक, तो ये तो गैस था, ये गैस था, पास लेकर के आए, अलग अलग थे, पास लेकर के आए, मिलाया, H2O बना, फिर हमने इसको ठोस अवस्था में चेंज कर सकते हैं ठंडा करके, तो आइस क्या हो गया, सॉलिड। तो उसका अपना एक क्रिस्टल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं, और जैसे तुम उनको एनर्जी दोगे इधर उधर जाने लगेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाती है, लैटिस एनर्जी हो जाती है। तो इसी में नहीं, आइस में नहीं है, आइस को इसलिए बता दिया क्योंकि आपने देखा है, ऐसे नमक में भी होगी, ऐसे सब जितने भी होते हैं सब में होगी, CaCl में होगी, CaCl2 में होगी, ZnS में होगी, बहुत सारे हैं जो एग्जाम्पल जितने भी ठोस होते हैं। ऊपर सॉलिड स्टेट में क्या होता है वो लिखा हुआ है, उसका नीचे लैटिस एनर्जी लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, दो सॉलिड जो होते हैं वो आपके दो तरीके होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा। अगर हम इसी की बात करें, आप इसको काटिए, एक इस मतलब रेगुलर वे में नहीं कटेगी। जैसे रबर है, रबर आपको देखने में लगती जरूर स्मूथ है, लेकिन उसको कट करिए कभी सीधी नहीं कटेगी, तिरछी जाएगी। कांच है, कांच को आप कट करिए, सीधा नहीं कटेगा, तिरछा कटेगा। ठीक, तो जो सीधे कट जाए काटने पर, जो सीधे कट जाए काटने पर,
वो होते हैं क्रिस्टलाइन, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो एक फिक्स पोजीशन पे होता है, इस तरीके से, ऐसे मान लो, ठीक, ये ऐसे। तो आप जब इसको कट करेंगे तो बड़ा आसानी से कट हो जाएगा। जैसे और भी इसमें होंगे इस तरीके से ऐसे। ये और ढेर सारे जुड़े होंगे। अब आप इसको काटेंगे तो ये इतना अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक, ऐसे काटा तो यहाँ से अलग हो जाएगा, तो स्मूथ भी होगा और कट भी जाएगा आसानी से, क्योंकि एक के सीध में दूसरे होते हैं इसलिए कट जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बड़ा अजीब तरीके का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं, होते तो सॉलिड हैं लेकिन बड़ा अजीब अरेंजमेंट होता है, ठीक। जब काटोगे तो कहीं कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता दिया, ग्लास है सीधा कभी नहीं कटेगा, रबर है सीधी कभी नहीं कटेगी, और ये सीधे कट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे इसका डायमंड, इसका एग्जाम्पल डायमंड है, ठीक, क्या होगा? क्रिस्टलीय होगा, क्रिस्टलाइन होगा। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन होता है। आप पढ़ते हुए इसका अरेंजमेंट, डायमंड का अरेंजमेंट कैसा था आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, कार्बन वाले चैप्टर में, ठीक। बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें कई ब्रांड लगा देते हैं और पतली लेयर बना दें तो ग्रेफाइट बन जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन है मतलब क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डेफिनेट होता है, जिस तरीके से ये है जहां होना चाहिए वहीं होगा। अगर क्यूबॉइड के कॉर्नर पे होगा तो कॉर्नर पे, अगर उसके फेस सेंटर पे होगा तो फेस सेंटर पे, जहां पर भी होना चाहिए वो वहीं होते हैं, यानी इनकी ज्योमेट्री फैशन डेफिनेट होता है। इनका ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लिख देंगे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे शेप इज वेल डिफाइंड, यानी इनके शेप को डिफाइन कर सकते हो कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, क्लिनिकल है, कैसा है। तो इसके आकार को आप बता सकते हैं, इसके शेप को बता सकते हैं, जैसा भी होता है वो वैसा ही होगा। अगर डायमंड आपने देखा है, जैसे डायमंड एक जैसा होगा वैसे दूसरा डायमंड होगा, वैसे तीसरा डायमंड होगा। ये नहीं कि डायमंड जो है अलग अलग हो, ठीक। जैसे NaCl का अरेंजमेंट होता है जिस तरीके का, वो सारे NaCl का अरेंजमेंट वैसा ही होगा और अलग नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि शेप इज वेल डिफाइंड, ठीक। और उनका कैसा होता है? अनडिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया सकता। इरेगुलर शेप होता है, कैसा भी हो सकता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। अब शार्प का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, बदलेंगे नहीं, ठीक है, बदलेंगे नहीं। पानी का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं, क्वथनांक नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। इनका ऐसा कुछ नहीं। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब अनिश्चित होता है, ठीक है। ये बिखरा हुआ होता है, डिफ्यूज होता है, गड़बड़ होता है, ठीक। तो इसको आप लिख लेंगे। टर्म आते हैं आइसोट्रॉपी और एक होता है एनआइसोट्रॉपी, मतलब समदैशिक और विषमदैशिक। तो अब हम बात करें विद्युत चालकता की, विद्युत चालन हो रहा हो या वर्तनांक हो या ऊष्मीय प्रसार हो, अगर ये सब सभी दिशाओं में समान रूप से हो, चारों तरफ समान रूप से पहले, ठीक है, चारों तरफ समान रूप से पहले, तो इसको कहेंगे समदैशिक, ठीक। और अगर चारों तरफ समान रूप से नहीं फैल रहा है तो उसको कहते हैं विषमदैशिक। अब समदैशिक जो होते हैं वो आपके अक्रिस्टलीय होते हैं और विषमदैशिक जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। हेडिंग आती है हमारी इंटर जो पार्टिकल फोर्सेस हैं उनके बेसिस पर सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें बीच में लिखा हुआ है सॉलिड और उसके एक तरफ लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर, फिर दूसरे ऊपर लिखा हुआ है आयनिक और फिर ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ है मेटेलिक, उसके नीचे लिखा हुआ है कोवैलेंट और नेटवर्क। तो इतने तरीके के सॉलिड्स होते हैं, 4 तरीके के। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट। के जो मॉलिक्यूलर हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो आपके आणविक ठोस हैं, आणविक ठोस वो कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं। एक तो आपके ध्रुवीय और दूसरे हैं अध्रुवीय
और तीसरे हैं हाइड्रोजन आबंध वाले। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। टाइप के सॉलिड्स हैं वो एक ही टेबल पढ़ लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं टेबल। इसमें देख रहे होंगे एक तरफ लिखा है टाइप ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के प्रकार, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी किससे वो मिलकर बना है, और इंटर पार्टिकल फोर्स, फिर एग्जाम्पल, फिर फिजिकल स्टेट, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं 3 तरीके के, पोलर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, डाइपोल डाइपोल इसमें अट्रैक्शन होगा, और उधर एग्जाम्पल इसका HCl होता है। तो अब HCl कैसे होता है वो देख लीजिए कि जैसे H और Cl की बात करें तो कैसे HCl होता है ये भी हम बता दें। हाइड्रोजन और Cl, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों के बीच पे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों के बीच से थोड़ा इस तरफ होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी और Cl का इलेक्ट्रॉन भी। तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्शियल। ठीक, तो ये पोलरिटी डेवलप हो गई, इसी को कहते हैं ये पोलर सब्सटेंस होता है। इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो पोलर पोलर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ऐसे ही SO2 में होता है, ऐसे ही अमोनिया में होता है, NH3 में होता है, तो एग्जाम्पल हो गया। फिर नीचे आया नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा ये। ठीक है, जो आपके अध्रुवीय अणु होते हैं उन्हीं में होगा अध्रुवीय। ठीक, उसके बाद ये जुड़े होते हैं वो वांडरवाल फोर्सेस द्वारा जुड़े होते हैं। वांडरवाल जो होते हैं वो कमजोर बल होते हैं, ठीक, उन्हीं के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। उसका उदाहरण है BeCl2, ठीक है, I2, F2, CH4, सॉलिड CO2, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये मुलायम होंगे, जाहिर सी बात है, इनके बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत तो नहीं होगा, इसलिए ये कैसे होंगे, थोड़ा सॉफ्ट होंगे, मुलायम होते हैं। ठीक, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, जब ये बताओ आकर्षण बल कम होगा तो जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। ठीक, और ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जैसे मान लो H2O है, तो H2O में जो H है और जो O है और जो H है, ये इसमें हमने ये बताया कि ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो पहले समझाया था, ठीक वैसे ही होना है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब दूसरा जो हाइड्रोजन कोई होगा, दूसरे OH का कह सकते हो, वो पार्शियल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच यानी एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण बल होता है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इसमें भी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच भी हो जाता है क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसका एक उदाहरण है, ये आप देख लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण क्या है, अमोनिया में भी ऐसे ही होता है, NH3 में। ठीक है, H2 में तो होता ही है, इन सब में होगा। तो ये हार्ड होते हैं, थोड़ा सा हार्डर देन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, उसके बाद फिर आता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये कोवैलेंट वाले जो होते हैं वो एटम्स से बने होते हैं। ठीक, एटम्स से बने होंगे, यानी एक से दूसरे पे एटम जो होता है वो कोवैलेंटली बॉन्ड होता है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनके बीच डायमंड वगैरह है, कार्बन है तो कार्बन है, क्वार्ट्ज हैं, सिलिका है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। वेरी हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं। आयनिक सॉलिड, जैसे आप NaCl की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड की अगर बात करें, आयनिक सॉलिड की बात करें तो NaCl में क्या होता है, Na जो होता है Cl को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, इसकी वजह से इस पे आ जाता है प्लस चार्ज और इस पे क्या आ जाता है माइनस चार्ज। अब इनके बीच ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे जाता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर बनना है मॉलिक्यूल, तो वो सभी आयनिक होंगे। जैसे NaCl है, KCl है, CaF2 है, CaCl2 है, MgCl2 है। जैसे Mg होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर,
Mg पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक Cl इधर आया, एक Cl उसने इधर दे दो, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे दिया इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पे दोनों कैसे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच भी फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत आकर्षण बल लगेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो ये क्या हो गए आयनिक यौगिक हैं और ये आयनिक फोर्स हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, ठीक। तो ये आयनिक वाला हो गया। फिर मेटल्स की बात करते हैं, मेटेलिक। आप देखते हो मेटल जो होती हैं सोना चांदी जो भी है, इनमें क्या है एक मतलब एक से दूसरे पे एटम जुड़ता चला जाता है। ये पहली बात तो एटॉमिक होते हैं, आयनिक नहीं होते हैं, ठीक। सारे जो मिलेंगे वो या तो Cu के मिलेंगे या Fe के मिलेंगे या Ag के मिलेंगे, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक। जैसे सोना चांदी लोहा, लोहा जैसे लोगे तो उसमें सारे एटम्स लोहे के होंगे। आप सोना खरीदने जाओगे अगर शुद्ध है तो प्योर है तो उसमें सभी एटम सभी परमाणु सोने के होंगे, ये इसका होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद अब हेडिंग जो आती है वो आपकी आती है क्रिस्टल लैटिस। उससे पहले ये आप एक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जो डार्क पोर्शन दिखाया गया है यही पोर्शन बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मिलाकर के ये पोर्शन बनाया गया है। तो जो ये पॉइंट्स हैं यही पॉइंट्स बार बार जो है उसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी की मतलब समझिए डायग्राम देख लीजिए, ये जो डार्क है ये डार्क पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं जो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, ठीक। अब इसकी यही डेफिनेशन यानी ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये क्या है क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। एक फ्रेम जो दिखाया गया है वो क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। जो पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं यही क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल इन स्पेस शो दैट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। या इसी को क्या कह सकते हैं कि अ क्रिस्टल लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस विच इट रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन गिव्स द शेप ऑफ क्रिस्टल। तो ये जो बार बार जो देख रहे हो रिपीट हो रही है, जो डार्क पोर्शन है यही बार बार रिपीट इसमें हो रहा है और पूरा क्रिस्टल बना रहा है, लेकिन ये सभी डायरेक्शन में रिपीट होता है। इसे एक तरफ नहीं दिखाया गया है, दूसरी तरफ दिखाया गया है, तो ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं कि क्रिस्टल लैटिस है। हिंदी में लिखेंगे क्रिस्टल जालक के ज्यामितीय दिखाने के लिए आकाश में क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु आयन अणु बार बार नियमित होते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, ये भी लिख सकते हैं, तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक। यानी जो पॉइंट्स हैं जिन पे परमाणु एटम आयन रखे हैं उन पॉइंट्स की बार बार जो है वो पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री रिपीट हो रही है, ज्यामितीय रिपीट हो रही है। ज्यामिति दिखाने के लिए लिखा है, क्रिस्टल की ज्यामिति दिखाने के लिए आकाश में क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु आयन अणु बार बार नियमित होते हैं, ठीक। तो इस डायग्राम में ये दिखाए भी गए हैं ग्रीन कलर के, इनको चाहे आप परमाणु कह दें, चाहे अणु कह दें, चाहे आयन कह दें, कुछ भी कह दें, ये बार बार रिपीट हुए हैं पूरे स्ट्रक्चर में। तो यही क्या हो गया, ये इन्होंने क्या बना दिया क्रिस्टल जालक, ठीक। क्रिस्टल जालक आकाश में बिंदुओं की ऐसी व्यवस्था है जो सभी दिशाओं में दोहराई जाती है, यानी सभी डायरेक्शन में बढ़ती है। अब जो एक स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट हो रहा था उसी को आप क्या कह देते हैं, तो इस जो डार्क पोर्शन था इसी को आप कहते हैं यूनिट सेल, क्योंकि इस क्रिस्टल की ये जो सबसे छोटी इकाई है यही बार बार दोहराई जा रही है, इसी को कह देते हैं यूनिट सेल, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं कि यूनिट सेल किस किस आकार की हो सकती है, बार बार रिपीट हो किस किस आकार की हो सकती है, लेकिन इसका आकार किसी भी चीज़ का आकार कैसा है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। किन दो बातों पर डिपेंड करता है तो हम देख लेते हैं। तो देखो अब हमने 3 चीज़ें बनाई, और भी होते हैं लेकिन हम 3 बनाया, समझाने के 3 काफ़ी है। इसकी ये यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल की ये जो हो गई आपकी क्या चीज़ हो गई, साइड हो गई, और 2 साइड के बीच में एंगल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये साइड हो गई, इधर ये भी साइड हुई, इधर ये भी साइड हुई, ऐसे ये भी सब साइड ही हैं, और 2 साइड के बीच ये एंगल है, इसको हमने क्या कह दिया अल्फा कह दिया,
ठीक है। अब यहां पर जो एंगल होगा इन दोनों के बीच, उसको हमने बीटा कह दिया। तीसरा जो बचा वो क्या हो गया, गामा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम ये मान लें कि ए बी सी सब बराबर हैं। तो अगर ए और बी और सी सब बराबर हैं और अल्फा बराबर हो, बीटा बराबर हो, गामा बराबर हो 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा क्यूब। समझ रहे बात को, ये कैसा बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। अब इसमें क्या किया हमने, एंगल चेंज नहीं किया, एंगल वही रहे, ठीक। केवल ये साइड जो बी वाली साइड थी बहुत बढ़ा दी, तो कैसी हो गई ये क्यूबॉइड। ऐसे इसमें देख रहे हो, इसमें एंगल भी चेंज कर दिया और एबीसी साइड भी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया, तो ये हेक्सागोनल टाइप का बन गया। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। तो नहीं, अब वहीं आ जाए जहां पे पैरामीटर्स क्या है, यानी ये जो यूनिट सेल है ये इसका शेप किस पे डिपेंड करता है, वही इसके पैरामीटर्स हो जाएंगे। जैसे साइड पे डिपेंड करता है कि साइड एबीसी कैसी है, एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल चेंज तो ये चेंज, तो इसलिए ये पैरामीटर्स हो गए। तो ये साइड यानी इसकी भुजाएं और ये जो एंगल कोण बन रहे हैं भुजाओं के बीच में, वो क्या हो गए, इसके पैरामीटर्स हो गए। तो अब इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए अल्फा बीटा गामा, इसमें वही चीज दिखाई गई है, ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे दूसरे तीसरे सबको समझ लेंगे। अब इसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है वो आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, कैसी हैं, ये हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप इसको देख लेंगे, ठीक है, ओके।